आज के लेक्चर का टॉपिक है मुगलों का मध्य एशिया व फारस से संबंध। मध्य एशिया में ट्रांसऑक्सियाना को मुगल अपनी मातृभूमि मानते थे और उस पर अधिकार बनाए रखना वे चाहते थे। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया के द्वारा ही विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में प्रवेश हुआ, इसलिए भारत में मुगल साम्राज्य की रक्षा हेतु भी मध्य एशिया पर मुगल अपना नियंत्रण चाहते थे। इसके लिए मध्य एशिया के प्रति एक दृढ़ नीति की आवश्यकता थी। सल्तनत युग में भी सीमा की सुरक्षा के लिए प्रयास किए गए, फिर भी इस ओर से मंगोलों के आक्रमण होते रहे और पश्चात तैमूर के आक्रमण ने तो सल्तनत को धराशायी किया। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर अपने पूर्वज तैमूर की प्राचीन राजधानी समरकंद पर अधिकार करने के लिए कई बार प्रयास कर चुका था, लेकिन उससे अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिल पाई। हुमायूं भी इस प्रयास में सफल रहा। मुगल सम्राट अकबर भी मध्य एशिया में काबुल पर अधिकार पाने के सीमांत प्रांत की विद्रोही जातियों का दमन करना की इच्छा रखता था। दूसरी ओर फारस का शाह भी मध्य एशिया के राज्यों की ओर ललचाई दृष्टि से डाले हुए था। ऐसी स्थिति में मुगलों की मध्य एशिया विषयक नीति बेहद विशेष हो जाती है और उसके बावजूद उन्हें कहीं मुगलों को विशेष कोई सफलता न मिल पाई। सबसे पहले देखें अकबर की काबुल विजय। 1580 ईस्वी में बंगाल और बिहार के प्रमुख मुसलमान सरकारी अधिकारी जो अकबर की धार्मिक उदारता व सहनशीलता की नीति के विरुद्ध थे, काबुल के हाकिम मिर्जा को, जो अकबर का सौतेला भाई था, सम्राट बनाने का षड्यंत्र रचने लगे थे। जौनपुर के एक काजी ने तो अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य घोषित कर दिया था। परिणाम ये रहा, बंगाल और बिहार में विद्रोह हो गया और अकबर समझ गया कि उसकी सौतेला भाई भी उसके लिए खतरा बन सकता है। अतः अकबर ने बंगाल और बिहार के विद्रोह का दमन करने के लिए सेना भेजी और स्वयं मानसिंह के साथ लेकर हाकिम मिर्जा के विरुद्ध निकल पड़ा। सिंधु नदी से अकबर ने मानसिंह को काबुल पर अधिकार करने भेजा और स्वयं पीछा किया। जो ही हाकिम मिर्जा को अकबर के आने की सूचना मिली, वह काबुल से गुरबंद भाग गया। 10 अगस्त 1581 ईस्वी को अकबर ने काबुल में प्रवेश किया और भयभीत होकर हाकिम मिर्जा ने अकबर की अधीनता अस्वीकार करने की सूचना भिजवाई। अकबर से क्षमा याचना की। अकबर ने उसे क्षमा किया और हाकिम मिर्जा की बहन बख्तुनिस्सा को काबुल की गवर्नरी देकर वह स्वयं फतेहपुर सीकरी लौटाया। अकबर के लौटते ही हाकिम मिर्जा पुनः काबुल की ओर लौटा और शासन पर सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसकी बहन नाम मात्र की गवर्नर रह गई। 30 जुलाई 1585 को हाकिम मिर्जा का देहांत हुआ और अकबर ने पुनः मानसिंह को काबुल की तरफ रवाना किया। स्वयं भी दिसंबर 1585 को रावलपिंडी पहुंच गया और मानसिंह ने काबुल पर अधिकार किया और काबुल को मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बना दिया। नेक्स्ट आता है बलख व बदख्शा पर आक्रमण। बलख और बदख्शा बुखारा राज्य के प्रदेश हैं और मुगल सम्राट शाहजहां के काल में इमाम कुली यहाँ का शासक था। 1639 ईस्वी को इमाम कुली के भाई नजर मोहम्मद ने गद्दी हथिया ली, किंतु वह वहाँ की स्थानीय प्रजा में अलोकप्रिय रहा, जिससे ख्वारिज़म और खीवा में विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का दमन करने इमाम कुली ने अपने पुत्र अब्दुल अजीज को भेजा, किंतु अब्दुल अजीज ने भी अपने आप को बुखारा का शासक घोषित कर दिया। इन आंतरिक झगड़ों का लाभ उठाने के लिए शाहजहां ने काबुल के गवर्नर के पास एक सेना भेजी, जिसने काहमर्द दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लेकिन इस पर मुगलों का अधिकार अधिक समय तक न टिक पाया
मुगलों की इस कार्यवाही से आतंकित होकर नजर मोहम्मद ने अब्दुल अजीज से समझौता कर लिया और साथ ही शाहजहां से भी सहायता की प्रार्थना की। शाहजहां ने अनुकूल अवसर पाया और बलख और बुखारा व समरकंद पर अधिकार करने का निश्चय कर स्वयं काबुल गया। शाहजहां चाहता था कि वह पहले नजर मोहम्मद की सहायता करे और फिर उससे उसके प्रदेश छीन ले। नजर मोहम्मद शाहजहां की इस चाल को समझ गया था। उसने मुगल सेना की प्रगति को रोकने का प्रयास कर लिया। 1646 ईस्वी को शहजादा मुराद बलख पर धावा बोला। नजर मोहम्मद भागकर फारस चला गया क्योंकि फारस का शाह मुगलों का कट्टर विरोधी था। नजर मोहम्मद के भाग जाने पर बलख पर मुगलों का अधिकार हो गया, किंतु मुराद वहां की खुश्क जलवायु अधिक समय तक उसमें सरवाइव नहीं कर पाया। अतः शाहजहां ने शहजादा औरंगजेब को बलख की ओर भेजा। स्वयं काबुल आ गया। अब्दुल अजीज एक सेना लेकर औरंगजेब से जा भिड़ा, लेकिन परास्त हुआ। औरंगजेब के सैनिक भी इस प्रतिकूल जलवायु में लड़ना नहीं चाहते थे। अतः औरंगजेब अक्सस नदी से आगे उसकी प्रगति रुक गई। इधर नजर मोहम्मद फारस के शाह से सहायता लेकर आया और मुगल चौकियों पर आक्रमण को शुरू हो गया। विवश औरंगजेब को ट्रांसऑक्सियाना से अफगानिस्तान की ओर लौटना पड़ा और शाहजहां ने औरंगजेब को कहलवाया कि नजर मोहम्मद से क्षमा याचना करने पर उसे क्षमा प्रदान कर दी जाए। नजर मोहम्मद ने अपने पोते को क्षमा याचना के लिए भेजा। औरंगजेब बलख का दुर्ग व शहर उसके पोते को सौंप स्वयं भारत लौट आया। मार्ग में उज़्बेकों ने उसे काफी परेशान किया। बल्ख और बदख्शा पर शाहजहां के आक्रमण पूर्णतः सफल रहे, क्योंकि अत्यधिक जनधन की हानि उठाकर भी वह अधिकार बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पाए। शाहजहां के आक्रमणों का इतना प्रभाव अवश्य हुआ कि क्षेत्र में मुगल शक्ति की धाक अवश्य जमी थी। नेक्स्ट आता है कंधार पर विजय। शेरशाह ने पराजित होने के बाद अब हुमायूं को भारत में किसी ने सहायता नहीं दी। तब वह भागकर फारस गया और वहां फारस के शाह तहमासप का मेहमान बन गया। फारस का शाह कट्टर शिया धर्म का अनुयायी, मुगल कट्टर सुन्नी धर्मावलंबी। अतः फारस के शाह ने हुमायूं को शिया धर्म स्वीकार करने को कहा। ऐसा भी कहा जाता है कि शाह ने बल प्रयोग द्वारा शिया धर्म स्वीकार कराने की धमकी दी। अतः हुमायूं ने शाह की बात स्वीकार ली और शाह ने हुमायूं को सैनिक सहायता इस शर्त पर देना स्वीकारा कि हुमायूं अपने क्षेत्र में शिया धर्म का प्रचार करेगा तथा कंधार जीतने पर वह फारस के शाह को सौंप देगा। हुमायूं ने इन शर्तों का स्वीकारा और तत्पश्चात हुमायूं शाह से 14,000 सैनिकों की सहायता लेकर कंधार की ओर बढ़ा, जो इस समय हुमायूं के भाई अस्करी के अधिकार में था। हुमायूं ने कंधार का दुर्ग घेर लिया और 3 महीने के घेरे के बाद अस्करी ने समर्पण का प्रस्ताव किया, जिसे हुमायूं ने स्वीकार कर लिया। हुमायूं ने कंधार पर अधिकार कर उसे फारस के शाह को सुपुर्द कर दिया, किंतु शाह की मृत्यु के पश्चात उसने पुनः कंधार अपने अधिकार में ले लिया। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात पुत्र अकबर मुगल सम्राट बना। राज्यारोहण के समय अकबर मात्र 14 वर्ष का। भारत में मुगलों की स्थिति ठीक नहीं और मुगलों की सत्ता केवल आगरा, दिल्ली और पंजाब तक ही सीमित। अकबर की बाल्यावस्था के कारण अमीर वर्ग भी सम्राट की उपेक्षा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में फारस के शाह ने कंधार पर पुनः आक्रमण किया। फारस के शाह ने मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को कंधार का सूबेदार बना दिया और 1595 ईस्वी को शाह और सूबेदार के बीच तनाव उत्पन्न हो गया और सूबेदार ने कंधार का दुर्ग मुगलों को सौंपा। अकबर ने उस सूबेदार को 5,000 का मनसब देकर अपनी सेवा में रख लिया। जहांगीर के शासनकाल के आरंभ में उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया। यद्यपि जहांगीर ने तत्परता से कदम उठाया और खुसरो के विद्रोह का कुचल दिया गया और लेकिन खुसरो के विद्रोह के समय आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई और इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए फारस के शाह ने कंधार
लेने का प्रयास किया और जहांगीर द्वारा समय पर कंधार दुर्ग के रक्षक शाह बेग को सहायता भेजे देने से फारस के शाह की मनोकामना पूर्ण न हो पाई। अपने प्रयास में विफल होने के बाद फारस के शाह ने इस आक्रमण के प्रति अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर दी और इस प्रकार कंधार का महत्वपूर्ण दुर्ग भारत के मुगल बादशाहों और फारस के शाह के बीच कलह का कारण भी बना। फारस के शाह अब्बास ने 1611 ईस्वी में अपना एक दूत अकबर की मृत्यु पर शोक प्रकट करने जहांगीर के शासनारूढ़ होने के उपलक्ष्य में बधाई देने भेजा। इसके बाद 1615 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में और 1620 ईस्वी में उसने अपने दूत आगरे भेजे, जिनका उद्देश्य जहांगीर को सावधान तथा निश्चिंत बनाए रखना था और फारस की सेनाओं को उचित तैयारी का अवसर प्रदान करना। 1621 ईस्वी के अंत में जब शाह को मुगल दरबार में नूरजहां गुट के क्षीण होने तथा नूरजहां और शाहजहां के बीच बढ़ते हुए मतभेदों का पता चला, तब उसने कंधार विजय के लिए अपनी सेना भेज दी। 1622 ईस्वी के आरंभ में कंधार का घेरा डाला गया और जहांगीर इस समय अपनी बीमारी से उठा था, कश्मीर में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। अतः जहांगीर ने शाहजहां को कंधार की ओर जाने का आदेश दिया, किंतु नूरजहां तथा शहरयार का पक्ष ग्रहण करने के कारण शाहजहां अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने की सोच रहा था। सम्राट के आदेश की अवहेलना करते हुए कंधार की तरफ नहीं गया, फलस्वरूप कंधार पर फारस के शाह का अधिकार हो गया और शाह अब्बास ने जहांगीर को एक पत्र भेजा, कंधार को फारस का ही प्रांत बताते हुए अपनी कार्रवाई को न्याय संगत बताया और आशा प्रकट की कि दोनों राज्य मैत्री संबंध बनाए रखेंगे। जहांगीर ने शाह अब्बास पर विश्वासघात का आरोप लगाया। शहजादा परवेज को कंधार की तरफ भेजा गया, किंतु शहजादा खुर्रम ने विद्रोह कर दिया, जिससे कंधार अभियान असफल रहा और कंधार हाथ से निकला। मुगलों की प्रतिष्ठा हुई धूमिल। सिंहासन रूढ़ होने के बाद शाहजहां ने उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ ध्यान दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कंधार को पुनः मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करना। सामरिक तथा साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से इस दुर्ग का अत्यधिक महत्व। फिर भी ऊपरी तौर पर फारस और भारत के मुगल शासकों ने मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रदर्शन करना ही उचित समझा। शाहजहां के बादशाह बनते ही फारस के शाह अब्बास प्रथम ने अपना दूत आगरे भेजा। दूत आगरा पहुंचा जा पाता उससे पहले ही शाह की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी शाह सफ़ी ने अपना दूत आगरा भेजा। शाहजहां ने भी शाह अब्बास की मृत्यु पर शोक प्रकट किया। दूत मीर बराक को फारस भेजा गया मुगल बादशाहों की तरफ से। शाहजहां ने काबुल के सूबेदार कुलीज खां को कंधार वापसी का मौका हाथ से न जाने देने के लिए आदेश भी दे रखा था। फारस की ओर से अली मर्दाना खां कंधार का सूबेदार, संयोगवश फारस के नए वजीर शारत तकी और अली मर्दाना में बकाया राजस्व के प्रश्न पर हुआ उत्पन्न तनाव। वजीर के सुझाव पर शाह ने सियामुश कुलर अकासी को अली मर्दाना खां के स्थान पर कंधार का नया दुर्ग रक्षक नियुक्त कर दिया। आदेश दिया गया कि अली मर्दाना खां को शाह के दरबार में भिजवा दिया जाए। जब सियामुश का सेना सहित कंधार की तरफ बढ़ा तो अली मर्दाना खां घबराया। काबुल के सूबेदार के साथ कंधार के दुर्ग के समर्पण की बातचीत की और मुगलों से सहायता मांगी। फरवरी 1638 अली मर्दाना खां ने कंधार का दुर्ग मुगलों को सौंपा। शाहजहां इससे अत्यधिक प्रसन्न अली मर्दाना खां को पुरस्कृत करते हुए 6000 मनसबदारी और कश्मीर का सूबा भी दिया। सूबेदारी दी। काबुल के सूबेदार कुलीज खां ने भी तत्परता से काम किया। सियामुश की फारसी सेना को खदेड़ा। कंधार के पूरे इलाके पर अधिकार और शाहजहां ने अब कंधार की सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था की ताकि सरलता से दुर्ग हाथ से न निकल जाए। कंधार के हाथ से निकल जाने से फारस के शाह को काफी दुख। 1639 ईस्वी में फारस की सेनाओं ने आक्रमण करके बिस्त के समीप खासी नामक स्थान को अपने अधिकार में लिया और मई 1642 ईस्वी में शाह शफी की मृत्यु और शाह अब्बास द्वितीय फारस का नया शासक बना। आयु केवल 11 वर्ष। युवावस्था में प्रवेश करते ही उसने कंधार की विजय के लिए जोरदार अभियान शुरू किया। शाहजहां को इसकी सूचना मिलते ही कंधार की सुरक्षा के लिए तत्कालीन अतिरिक्त सैनिक, रसद और धन भिजवाया गया। कड़ाके की सर्द मौसम आते ही 16 दिसंबर 1648 को शाह ने कंधार पर आक्रमण बोल दिया। शाहजहां कभी सोच भी न सकता था कि इस खराब मौसम में भी कंधार पर आक्रमण किया जा सकता है। इस समय दौलत खां मुगलों की तरफ से कंधार का दुर्ग रक्षक,
स्थिति अनुकूल सिद्ध नहीं हो पाई। 11 फरवरी 1649 को उसने कंधार पारसियों को सौंपा। कंधार के लोगों ने जिस तेजी के साथ नगर से पलायन किया उससे दौलत खां घबरा गया, अन्यथा दुर्ग की रक्षा करने वाले सैनिकों की संख्या पर्याप्त थी। वे सरलता के साथ 3-4 महीने तक दुर्ग की रक्षा कर सकते थे और मुगल सेना सहायता के लिए आ सकती थी। कंधार के हाथ से निकल जाते ही शाहजहां अत्यधिक शुद्ध। मई 1649 ईस्वी के आरंभ में शहजादा औरंगजेब और प्रधानमंत्री सादुल्ला खां को कंधार विजय के लिए भेजा गया। मुगल सेना ने जोरदार आक्रमण किया। फारसियों की उच्चतर सैनिक तैयारियों के कारण उसे सफलता न मिल पाई। औरंगजेब को वापस लौटना पड़ा। 3 साल की तैयारी के बाद शाहजहां ने पुनः औरंगजेब और सादुल्ला खां को कंधार आक्रमण के लिए भेजा। स्वयं भी काबुल जा पहुंचा ताकि सेना को समय पर रसद मिलती रहे। 2 मई 1652 ईस्वी को कंधार का घेरा। मुगल तोपखाने से दुर्ग पर भयंकर गोलाबारी। श्रेष्ठ फारसी तोपों के सामने मुगल तोपखाना विफल। विवश शाहजहां ने घेरा उठाया और असफल मुगल सेना वापस लौटी। निरंतर विफलताओं के उपरांत शाहजहां हतोत्साहित नहीं। इस बार उसने कंधार विजय का काम शहजादा दारा को सौंपा। दारा औरंगजेब की विफलताओं से खुश था। औरंगजेब को बताना चाहता था कि वह कितनी सरलता से कार्य संपन्न कर सकता है। दारा ने अपने तोपखाने पर विशेष ध्यान दिया और 1653 ईस्वी में उसने कंधार के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण कर उसे उजाड़ा। फारस से कोई सहायता कंधार को न मिली। कंधार दुर्ग पर इतनी भीषण गोलाबारी की गई कि दुर्ग की प्राचीरें तक हिल चुकी थी। लेकिन फारसी तोपों ने मुगलों के तोपखाने को भी कुंठित किया। 7 महीने के संघर्ष के बाद अक्टूबर 1653 ईस्वी में असफल मुगल सेना को खाली हाथ ही लौटना पड़ा और इस प्रकार शाहजहां की मध्य एशिया और फारस की प्रतिनिधि पूर्ण रूप से असफल हो गई।